हेलो। मैं प्रवीण कुमार आज एक महत्वपूर्ण विषय लेके आपके सामने आया हूँ कि किसान कौन है। सरकार की कोई इस पे कोई लेके कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। और सरकार किस चीज़ किन लोगों को किसान मानती है और किसको किसान नहीं मानती, इसी टॉपिक को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो अभी जो देश के जो हालात हैं, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं या जो पहले प्रोटेस्ट हुए हैं, तो जो इनकी जो बैकग्राउंड है, इनकी पृष्ठभूमि है या कि ऐसी समस्याएं क्यों हो जाती है, इसका एक छोटा सा पार्ट ये भी है कि इसमें सरकार की क्या नीतियाँ रहती है। मैं प्रवीण कुमार इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि द हिंदू का आर्टिकल है कि किसान कौन है, और जो गवर्नमेंट है किसको, गवर्नमेंट के पास कोई इसकी लेके डेफिनेट परिभाषा नहीं है। जी हाँ, ये एक आर्टिकल है द हिंदू का, और ये जो दिसंबर 2019 का है। जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ही पूछा गया था, तो उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस क्वेश्चन को टाल दिया। तो इस बीच बात ये है कि अगर सरकार चाहती है कि हम जो फार्मर्स की जो इनकम है उनको डबल करेंगे 2022 के अंदर, तो ये है कि सरकार कौन से किसानों की जो इनकम है जो डबल करना चाहती है। सरकार किन किन किसानों को लेकर ही जो ज़्यादा उत्साहित है कि हम इनकी फार्मर है, इनकी इनकी जो इनकम है वो डबल करेंगे। जो एक डेफिनेशंस हैं, जो एक डेफिनेशन जो दी गई है फार्मर्स की, जो कि नेशनल कमीशन फॉर फार्मर के हेड थे एम एस स्वामीनाथन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है और उन्होंने कहा था कि अगर एग्रीकल्चर किसी गलत जा रहा है, गलत हो रही है किसी देश में, या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एग्रीकल्चर के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कुछ भी है जो सही होने के चांस नहीं है और कुछ भी सही नहीं हो सकता है। तो इसी के क्वेश्चनों पे अपन डिस्कशन करेंगे कि फार्मर के पास, जो सरकार के पास क्यों मैं सब कहा जा रहा है कि डेफिनेशन। तो एक किस्सा है पार्लियामेंट सेशन का 2019 के दिसंबर में, जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया था कि फार्मर्स कौन है आपके हिसाब से, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे कि किसान कौन है। उन्होंने इस बात को टाल दिया था। एक्चुअली जब पीएम किसान योजना के जब लॉन्चिंग की बात लॉन्च हो रही थी, उस टाइम किसी पार्लियामेंटर ने पूछ लिया था नरेंद्र सिंह तोमर से, और एक अन्य जो एमपी थे उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या कोई सर्वे कंडक्ट करवाया गया है कि कितनी जो फार्म्स फैमिली है इंडिया में है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तो कोई जवाब नहीं दिया था, पर जो एम एस स्वामीनाथन हैं, जो कि नेशनल कमीशन फॉर फार्मर के हेड हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जो कि मोस्टली कॉन्फ्रेंसली डेफिनेशन है, जो कि अवेलेबल है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर फार्मर्स के लिए। और हालांकि उसको ऑफिशियली अप्रूव भी किया जा चुका है सेंटर के द्वारा 2007 के अंदर। और उसका जो विचार विमर्श है स्टेट गवर्नमेंट के साथ करके इसको अप्रूव किया जा सकता है। उसके बावजूद भी है जो किसान है, जो सरकार है, इसका सही तौर से मानने में हिचकिचा रही है। जो स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने किन को फार्मर माना था, उनका मानना था कि कोई भी आदमी जो कि जुड़ा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो जीवन यापन के तौर से हो, फसलों के उगाने में, या फिर उत्पादन करता हो, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उनका करता हो, या ऑपरेशन होल्डर हो जो किसान खेती करता हो, जो एग्रीकल्चर लेबर है, और जो भंडारे हैं जो फसलें काटते वाटते हैं, उनको भी एज ए किसान जो है इन्होंने माना था स्वामीनाथन ने। इसके साथ साथ उन्होंने जो किराए की जो ज़मीन लेते हैं उनको भी, जो पोल्ट्री है, जो मुर्गी पालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, डेयरी हो गया, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, इवन जो धान की रुपाई करते हैं एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, उनको भी हम एज ए फार्मर कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जो कृषि से रिलेटेड जो भी जो उद्यमी है, जो धंधे हैं, उनको भी, जैसे कि सेरिकल्चर हुआ, वर्मी कल्चर हुआ, इनको भी इन्होंने एज ए फार्मर माना था। हालांकि उन्होंने इन सब के अलावा जो आदिवासी फैमिलियां हैं, आदमी हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते हैं, उनको भी, और जो छोटा मोटा जो जंगल का जो उत्पाद है, टिम्बर्स है, माइनर टिम्बर जो बेचते हैं, नॉन टिम्बर है, उनको जो बेचते हैं, उनको भी किसान है जो माना था। पर जो भारत सरकार है और उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो इन बात को एक्सेप्ट करने में
शर्माते हैं और जो इन बात को नहीं मानते हैं उन बात को टाल देते हैं। तो उन पास उस जो संसद की कार्यवाही के दौरान जब एग्री मिनिस्टर पूछा गया तो इन्होंने बात को टाल दिया और बाद में उन्होंने एक रिटर्न रिस्पॉन्स दिया था और जिसके अंदर उन्होंने आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर है जो एक राज्य का विषय है, इसमें जो केंद्र सरकार है उसका कोई योगदान नहीं है, ये एक राज्य सरकार का मसला है। तो इसको जो डेफिनेशन है कौन किसान है या नहीं है वो एक राज्य मानेगा, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी। पर हम देख ही रहे हैं कि कुछ अभी जो कानून आ रहे हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कानून बनाए हैं, तब उन्होंने इसको एक सेंट्रल सब्जेक्ट बना लिया। तो ये तो डिस्कशन की बात है, सरकार जाने। और उन्होंने जो डाटा दिया उसके साथ में, एक तो उन्होंने बोला कि ये राज्य का सब्जेक्ट है, आंसर तो नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि जो लैंड होल्डिंग्स है ना, जिनके पास खुद की भूमि है, वही फार्मर है जो पीएम किसान स्कीम के अंदर आएंगे। तो तो वही एक जो मेंबर पार्लियामेंट था उसने कहा कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जिनके पास ज़मीनें हैं वही हैं जो फार्मर्स हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो अदर जो पशुपालक हैं, जो जिनके पास डेयरी है, फिशर्स हो गए, जो फ्रूट फल सब्जियां जो उगाते हैं, या जो जिनके पास भूमिहीन हैं वर्कर्स, या जो डिपेंड करते हैं या जो संबंधित है कृषि क्षेत्र के लोगों से, उन लोगों को नहीं माना जाएगा। तो तो उन्होंने कहा कि जो सरकार की जो डेफिनेशन है बहुत छोटी है, बहुत संकीर्ण जो डेफिनेशन है कि फार्मर्स आर लिंक्ड टू ओनरशिप ऑफ लैंड अलोन। जो केंद्र सरकार है वो जिनके पास ज़मीन है, जो मालिक हैं, उन्हीं को मानती है, अदर को नहीं मानती। जिनके पास ज़मीन नहीं है या जो किराए पे लेके ज़मीन खेती करते हैं तो उनको फ़ायदा आती है। तो भी उसको है जो खेत के अंदर कोई दूसरे के खेत में अगर किसी की डेथ होगी तो सरकार उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी एज ए फार्मर। एज ए फार्मर उसको भूल जाओ, उसको एज ए काउंट नहीं करेगी कि ये फार्मर सुसाइड है, वो उसको मानेगी एक जनरल सुसाइड हुआ है, न कि फार्मर। क्योंकि सरकार उस वर्कर को या उस जिसने ज़मीन किराए पे ली उसको किसान नहीं मानेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो 11.8 करोड़ है जो कल्टिवेटर्स हैं जो खेती करते हैं, और जो 14.4 करोड़ है जो वर्कर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। अब इसका क्या होता है, इसी का ये जो रिप्रिकेशन ही तो है कि जो ओनली जो 6% जो फार्मर है इंडिया के वही एमएसपी का बेनिफिट उठा रहे हैं। रिमाइंस 94 जो फार्मर्स हैं, जो 94% जो बच गए फार्मर, उनको एमएसपी फ़ायदा नहीं मिलता, उनकी सरकार खरीद होती नहीं क्योंकि उनके ज़मीनें उनके नाम नहीं हैं। तो अब यहाँ पे स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो जो उनकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन थी फार्मर्स की जो कि बहुत वाइड थी, जो सरकार की डेफिनेशन है वो बहुत छोटी है, ये सिर्फ उन्हीं को मानते जिनके पास ज़मीनें हो। तो अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर उसके अकॉर्डिंग या उनकी डेफिनेशन मानी जाए तो जो फार्मर्स हैं जो डेयरी में काम करते हैं, फिशरीज में काम करते हैं, मत्स्य पालन हो गया, दूध का काम करने वाले, सब्जी वाले जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो रिलेटेड होती है कृषि से, वो सब भी एज ए किसान माने जाएंगे। तो जो जो भी स्कीम आई उनका फ़ायदा सबको होगा। अभी जो ये फ़ायदा है सिर्फ 6% से लेकर 10% किसानों तक ही। और जो इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो जनरली जो 60 से 70% जो फार्मर्स हैं वो एक्चुअली महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं जो कि खेतों में काम करती हैं। पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओनरशिप है, उनके नाम तो बहुत कम ही हैं, जो ज़मीनें औरतों के नाम है। मोस्ट ऑफ जो मेंस हैं, जो आदमी हैं, उन्हीं के नाम ही ज़मीनें हैं। तो इसका एक अपन एग्जांपल लेके देखते हैं कि जो पीएम किसान जो स्कीम थी, इसका जो 1 साल का बजट था उसका सिर्फ 3 भाग तो खर्च ही नहीं हुआ योजना के अंदर, सिर्फ 27% ही यूटिलाइजेशन इसका हो सका था 7 मंथ के अंदर। तो ये क्या शो करता है, क्योंकि किसान कितने थे, 14.5 करोड़, जो फायदा मिला वो 7.5 करोड़ लोगों को ही मिला, या और लोगों को भी फायदा मिल सकता था। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ओनर्स के लिए है, जो ज़मीन के मालिक हैं, जो किराए पे ज़मीन लेते हैं या जिनका कृषि से रिलेटेड वर्क उनको मानती ही नहीं है। अब बात यह है कि अगर सरकार के पास बजट है तो वो एक्सपेंड क्यों नहीं करते डेफिनेशन को फार्मर्स की।
वो किसी और को भी फार्मर्स मान सकते हैं जो डेयरी में है या एग्रीकल्चर फील्ड पे जो किराए पे ज़मीन लेके जो काम करते हैं। क्योंकि जो किराए पे लेके जो किसान काम करते हैं उनकी तो कॉस्ट जो ओनर ज़मीन का ओनर उससे ज़्यादा आती है, उसको तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, पर जो हकीकत में उसको फ़ायदा है जो उसे कम मिलता है। और जो बेनिफिट है जो स्कीम्स का वो सबको मिलना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, न कि जिनको ज़रूरत नहीं। फार्मर्स हैं। तो मैं इस बात अपनी बात को समराइज़ करना चाहूँगा कि जो स्कीम्स हैं मोस्टली जो बनती है जो फार्मर्स के लिए बनी हैं उनके वेलफेयर के लिए, जो एमएसपी हो गया या अदर जो पीएम किसान स्कीम है, जो बहुत सारी स्कीम है, कृषि सिंचाई योजना जो है, कृषि विकास योजनाएं जो है, वो सब किसके लिए बनाई गई है? वो लैंड ओनर्स के लिए बनाई गई है। सरकार उन्हीं को ही लोन मिलता है जिनके पास ज़मीनें हैं। अब जिनके पास ज़मीन नहीं है उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे चाहे क्यों ना वो किसान ही क्यों ना हो। और यहाँ तक कि सरकार तो जो किराए पे जो ज़मीन लेते हैं, अगर उस पर्सन की खेत के अंदर डेथ भी हो जाती है तो भी उसको किसान एज ए फार्मर सुसाइड नहीं माना जाएगा। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है, इवन इन डेथ दोज हु वर्क ऑन द लैंड में नॉट बी आइडेंटिफाइड एज ए फार्मर फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग फार्मर्स सुसाइड। ये आयरनी है इस देश की कि जो सरकारें हैं वो अपने किसानों को लिए एक बहुत ही छोटी और लिमिटेड डेफिनेशन ही रखती है। इसी के ही रिप्रिकॉशन है, इसी के परिणाम है कि जो आज किसान है वो सड़कों पे है और अपने हकों के लिए लड़ रहा है। तो ये इनकी बात जायज़ भी है। और जो अभी सरकार कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, हम डायलॉग्स करेंगे, तो ये किन किसानों के साथ डायलॉग्स करेंगे? जिन जो ज़मीन के मालिक हैं उनके साथ, या जो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके साथ, और जो खेती में जुड़े हुए हैं, एक्टिवली जो कार्य करते हैं। तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड है और ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि हम कितने इस चीज़ को लेके अवेयर रहते हैं। तो मैं जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फार्मर्स हैं, जो सरकार है, इस बात को जहाँ भी उनको मौका मिले उस बात को उठाना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं तो उनके लिए भी सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए ताकि देश का और जो समाज का है जो सही रूप से डेवलपमेंट हो सके। और मैं यहीं पे अपना वीडियो जो समराइज़ करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो। और एक जो पंक्ति है मैं कहना चाहूँगा कि वो खेतों में दिन रात मेहनत करता है तब जाकर देश को अन्न मिलता है। तो ये लाइन सबके लिए है, चाहे वो कृषक है या खेती में जुड़ा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।